अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीनियर एंकर पर्सन यासर रशीद साहब के साथ। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ मौका मिला। मेरी खुशनसीबी है कि आपके नाजरीन के साथ जुड़ा हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन यासर भाई, आजकल के हालात के मुताबिक देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया कशीदगी जो जंग की तरफ जा रही है और जंग इख्तियार करने की सूरत में है। सर, आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं मज़ीद कशीदा होंगे या सुलह सफाई के साथ हो जाएगा मामला? सुलह सफाई का अंसर तब नुमाया होता है जब आप देखें कि दूसरी तरफ से आप पे इल्ज़ाम तराशी ना हो। पहले आपको ना पूरे मोहल्ले वकूफ़ का अंदाज़ा करना चाहिए। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था और उसके बाद वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जब पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई, जब मोदी को ये कहना पड़ा था कि अगर हमारे पास राफ़ेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अब आप तब से लेके अब तक देखें तो तकरीबन $100 बिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने असलहे की ख़रीदारी या उसकी तैयारी के अंदर की है। तो $100 बिलियन कोई दिमाग पागल है किसी मुल्क का कि वो उसकी तैयारी भी करता रहे और फिर आके धमकी दे और उस पर खामोश बैठ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। 6 सालों में बहुत फ़र्क है। राफ़ेल के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उसके ऊपर पैसों के बेदरेग ज़िया के हवाले से इल्ज़ामात थे। अब इस मौके के ऊपर उनकी काबीना उसकी मंजूरी देती है। $8 अरब के नए राफ़ेल तैयारे मंगवाने की बात हो रही है, चुपचाप उसकी मंजूरी हो गई। उसकी वजह क्या है? कशीदगी का अंसर उन्हें नुमाया करना था और वो कर चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, अगर इस वक्त बॉर्डर की सिचुएशन देखें तो कुछ ख़तरनाक नज़र आती है, इंडिया के हवाले से भी, मोदी साहब के हवाले से भी, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और इंडियन आर्मी जो है वो भी लगी हुई ऐसी चक्कर में कि हम पाकिस्तान को, हमारे मुंह में खाक, क्योंकि पाकिस्तान ही सब कुछ है। सर, आप क्या देखते हैं, क्या आपको नज़र आता है ऐसा? अच्छा, समझने की ज़रूरत है कि बॉर्डर होते हैं 3 तरह के। यानी एक बॉर्डर है जिसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एक बॉर्डर है जिसे आप वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, एक बॉर्डर है जिसे आप इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। इन तीनों का पहले फ़र्क समझने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो फ़र्ज़ कर लें हमारा चौलिस्तान है, इधर से उनका उधर से राजस्थान लगता है, तो हमारी ये जो डेजर्ट की पट्टी है उसके साथ का जो सारा बॉर्डर है ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नीम फ़ौजी दस्ते तैनात किए जाते हैं। बिल्कुल सही। यानी नीम फ़ौजी का मतलब ये है कि हमारे इधर से रेंजर्स होती है, उधर से BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनकी। फिर दूसरा होता है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री वो होती है जहाँ से आपका लेन देन हो, तजारत आपकी चल सके, यानी वाहगा का बॉर्डर जो है ये हमारी वर्किंग बाउंड्री है। तीसरा होता है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जो मुतनाज़े बॉर्डर है, यानी उसके दोनों अतराफ में जो टेरिटरी है उस दोनों अतराफ के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो है मुतनाज़े इलाका, मकबूजा इलाका। बिल्कुल सही। अब नॉर्मल हालात में अगर कशीदगी सिर्फ LOC के ऊपर ही रहे, जिस तरह 2-3 दिन में फायरिंग के वाक़यात वहाँ पर रूनमा हुए हैं, अगर तो सिर्फ उधर ही रहे तो फिर बात ये है कि चलें ये कशीदगी उसी बॉर्डर के ऊपर हो रही है जिस पर दहाइयों से होती रही। लेकिन आपका LOC भी बंद हो जाए, LOC बंद होने की बात कर रहा हूँ, LOC पे भी कशीदगी पड़ जाए, आपकी वर्किंग बाउंड्री भी बंद हो जाए, फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे पोरम बॉर्डर करार दिया जाता है, वहाँ पे एक फ़ज़ाई गोली चलने का मतलब भी ये होता है कि आलमी अदालत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाना। उस बॉर्डर से आप एक भारतीय फ़ौजी को पकड़ते हैं जिसके पास से आपको जो है गन बरामद होती है, फिर उसके 2 मैगज़ीन बरामद होते हैं, फिर 60 राउंड बरामद होते हैं, फिर उसके पास से लाइटर मिलता है, सिगरेट नहीं मिलती, फिर उसके पास टॉर्च मौजूद है, फिर उसके पास बैग मौजूद है जिसमें दीगर चीज़ें मौजूद हैं, और वहाँ से ये क्लेम किया जाता है कि ये तो किसानों से बात करने आया था। अच्छा, तो वो जो किसानों से बात करने आया था वो इतने साजो सामान के साथ आया था। यानी अगर आपने उस बॉर्डर को अगर विज़िट किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक होती है ज़ीरो लाइन को कहा जाता है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके दोनों अतराफ में अगर एक पाँव आप इधर रखें तो इंडिया, एक पाँव इधर रखें तो पाकिस्तान। अब फेंस लगाई हुई है, यानी बाड़ लगाई है इंडिया ने, हमने नहीं लगाई, बाड़ इंडिया ने लगाई है, लेकिन वो इंटरनेशनल बॉर्डर से कहीं पे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर इतने वाई के ऊपर उन्होंने बाड़ लगाई है। वो बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे अक्सर औकात वो क्या करते हैं, बाढ़ में से एक दरवाज़ा है,
बाहर वाले एरिया वहाँ पे लोगों को ठेके पे भी दिया होता है, वो वहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं। आप हेड सुलेमान की चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी। तो वो फ़ौजी आते हैं उनके साथ, लेकिन फ़ौजी के पास अमूमी तौर पे एक गन होती है, शॉर्ट गन नहीं होती, गन होती है प्रॉपर, जो उनके पास गन होती है, उसके पास से पिस्टल मिलता है, खुफिया। तो यानी गन आप छुपा नहीं सकते, पिस्टल आप छुपा सकते हैं, तो वो उसके पास से पिस्टल मिलता है। फिर उसके पास लाइटर है, मान लिया जाता है भाई सिगरेट पीता होगा, सिगरेट नहीं है। फिर उसके पास 2 मैगजीन हैं, 60 राउंड्स हैं, और ऐसे बॉर्डर के ऊपर उसके पास ये सारा कुछ है जिस बॉर्डर पे अमन है। तो इसका मतलब ये है कि आपके तीनों बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी इस वक्त पैदा हो चुकी है। तो जब तीनों बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी होना और आप एयर स्पेस को बंद कर दें किसी के लिए, तो फिर उसका मतलब यही होता है कि वो आप पे अटैक करना चाहते हैं। उनकी तैयारी पूरी है, अब आपने अपनी तैयारी शो करनी है उनको। तो सर आपको क्या नज़र आता है, हमारी क्या तैयारी है? अगर एक तरफ आप राफेल की बात कर रहे हैं, करप्शन तो सर ठीक है वो हो गई, राफेल आते हुए डरता है महराज के सामने, ये भी सिचुएशन देखने में आई नहीं, अगर हकीकत पसंदाना होकर देखें ना, तो राफेल महराज के सामने आने से नहीं डरता। राफेल एक एडवांस्ड जेट है, उसकी लागत अगर आप देखें तो करोड़ों डॉलर्स के हैं। तो अगर आप ये हकीकत पसंदाना होकर कहें, बढ़ के मारने को तो हम बहुत सी मार सकते हैं, बढ़ के मारने को हम ये भी कहते हैं जंग हो गई तो ये आपके परखचे उड़ा देंगे, लेकिन जब 4 लाशें गिरते हैं ना, वो चाहे इधर के हों या उधर के, तो एक बार होश ठिकाने आ जाती है। बिल्कुल आप ठीक है। यानी आप एक फ़र्ज़ कर लें कि दिल्ली के किसी नवाही इलाके में आप बाबर क्रूज़ मिसाइल को फेंकें और इधर लाहौर के अंदर फेंका जाए, तो जो जंग लगी के हालात होते हैं ना, वो जंग से पहले के हालात उसका ज़हनी तौर पे सोच भी नहीं सकते। हम ये बात हम क्लैरिकली बताना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल सही। हम ये बताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे लाशें गिरी हुई हों, हम नहीं चाहते कि बच्चे रो रहे हों, हम नहीं चाहते कोई यतीम हो जाए, हम नहीं चाहते कोई बेवा हो जाए, हम नहीं चाहते आप रोते फिरते रहें, हम नहीं चाहते आपकी नस्लें ख़राब हो जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारे पास राफेल है और तुम उस ताकत के नशे के अंदर हो और तुम ये कहो कि मैं जंग मुसल्लत करूँगा, तो फिर ये याद रखो कि राफेल के मुकाबले में हमारी छोटी सी गुलैल भी काम कर जाएगी। वजह यह है कि फिर दिफा की हैसियत हम अपनी ज़रूर रखते हैं, फिर वो पोजीशन हम ज़रूर रखते हैं, वो जज्बा हमारे अंदर ज़रूर है कि अगर जंग में लड़ते हुए तुम्हारी तलवार टूट जाए तो टहनी को पकड़ो और उसे ही तलवार की माने उससे लपको। हमारा हकीकत पसंदाना ये मयार है कि राफेल आपके मजबूत हैं, ठीक हो गया, लेकिन सवाल ये कि राफेल के साथ आपने जो एम्बेडेड मिसाइल लगाने हैं वो मिसाइल अभी आपके पास मौजूद नहीं है। हमारा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, उसके साथ हमने मिसाइल लगाए PL-15। PL-15 जो है ये BVM मिसाइल होते हैं, जिसे बियॉन्ड विजुअल कहा जाता है। तो यानी बियॉन्ड विजुअल ये होता है कि आप जिस हद तक देख रहे हैं ना, आपकी नज़र जिस हद तक देख रही है, ये उसके पार भी हदफ को निशाना लगा सकते हैं। यानी इसका लॉक ऑन सिस्टम जो है, यानी आपने फ़र्ज़ करें आप फ़ज़ा के अंदर हैं और फ़ज़ा में पायलट को दूर तक अपना हदफ नज़र नहीं आया, तो वो इसकी आंख से हदफ को लॉक करेगा, लॉक करने के बाद इसे छोड़ देगा और ये जाके टकराएगा। फ़ज़ाई जंग में जब हम ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों की बात करते हैं तो हज़ारों किलोमीटर की रेंज उसमें मिलती है, लेकिन जब हम फ़ज़ा की बात करते हैं तो फ़ज़ा में हज़ारों किलोमीटर की रेंज नहीं मिलती। फ़ज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रेंज 60 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, बहुत बड़ी छलांग लगा लें 160 किलोमीटर है। लेकिन अभी जो इसके साथ राफेल के साथ एम्बेड करने वाले हैं वो 300 किलोमीटर तक हैं, लेकिन वो अभी मुयस्सर नहीं हुए। तो हमारे जो PL-15 है, जो चाइनी मिसाइल है, हमने उसको साथ में जोड़ा है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर की है। तो ये याद रखें कि आपका INS खगरी जो था वो खित्ते का सबसे तगड़ा बहरी जहाज़ था। तो हमारी हंगूर क्लास से निकला हुआ मिसाइल जो था उसे समंदर बुर्द कर गया था। तो अभी INS विक्रांत के बड़े चर्चे हैं आपको, आप ये देख लें। मानते हैं हमारे पास कोई करियर शिप नहीं है। करियर शिप वो होता है कि जिस पे जहाज़ उतर सके और जिससे जहाज़ उड़ सके, हमारे पास नहीं है। हम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, कोशिशें जा रही हैं। हाँ, कोशिशें जा रही हैं, लेकिन उनके पास मौजूद है और उन्हें इसका नाज ये है कि जी ये हमारे पास है और राफेल जो नए आ रहे हैं वो इसके ऊपर से उड़ाए जाएंगे।
क्योंकि जो पहले राफेल हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है, वो उनकी फ़ज़ाइया के पास है, बहरिया के पास नहीं है। अभी जो नए जिसकी मंजूरी दी गई है वो बहरिया के लिए दिए गए। ये याद रहे कि वो 2028 और 2030 तक उसकी खेप मुकम्मल होनी है, तो यानी उसको अभी 3 से 5 साल लगने। तो इसका मतलब क्या कि उसके डेक से कौन से जहाज़ उड़ेंगे? पुराने रूसी साख्ता जहाज़ जो अभी आखिरी दमों के ऊपर हैं। तो जब दुनिया के सबसे तगड़े बहरी जहाज़ USS हैरी ट्रूमैन को यमनी हौसी अपने एक मिसाइल से तगड़ा वार करके घुमा सकते हैं, आप ये देखें कि उन्होंने दूसरा, यानी तगड़ा जहाज़ है सबसे USS हैरी ट्रूमैन, उन्होंने उसके साथ USS कार्ल विल्सन को उतारा है। जो कार्ल विल्सन को लाने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसका मतलब ये है कि हैरी ट्रूमैन के अंदर कोई ना कोई ख़राबी आई है। बिल्कुल सही। तो हौसी ये क्लेम करते हैं कि हमारा मिसाइल उसको हिट किया था। बिल्कुल। तो यहाँ पे हजम के एतबार से कोई नहीं जीत सकता अगर कोई कहे कि हम तादाद में ज़्यादा हैं। तादाद में ज़्यादा जो है वो एक जस्ट फिगर है। वो 1000 भी थी तो 313 गालिब थे, बेशक। वो 10,000 भी थी तो कम तादाद वाले गालिब थे। वो खालिद बिन वलीद अगर जंग लड़ने गए और आखिर में उन्होंने वो झंडा थामा था, तो उस वक्त भी मुकाबले में लाखों थे और इधर तादाद हज़ारों में थी। बात तादाद की नहीं है, बात ताकत के नशे की नहीं है। बात ये है कि अगर आप पहले जंग का आगाज़ करेंगे तो फिर हम ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, वो ज़माना पुराना हुआ है। फिर हम ईंट के साथ वो जज्बा ईमानी की कुव्वत का पूरा पहाड़ बजाएंगे जो आपकी ईंट को भूरे की शक्ल इख्तियार करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन हमारी फिर से बात यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। जंग प्रोपेगेंडा आपने किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, या मान लिया कि आपका वो सही एक सानिहा हुआ है आपके साथ, लेकिन बगैर सबूतों के फौरी उंगली आपने जो पाकिस्तान पे उठाई है और उसके चक्कर में आप दरअंदाजी की कोशिश करेंगे, तो जवाब उसी तरह का दिया जाएगा जिस तरह 54 खारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमने मार के दिया। बिल्कुल दिया जाएगा जवाब। सर, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान अगर आप देखते हैं तो इसका एक दोस्त है चाइना। चाइना को कहाँ देखते हैं इस सिचुएशन में? अच्छा, अब एक चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर भी हकीकत पसंदाना देखें तो चाइना की सिफारती ज़ुबान जो है ना वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। रूस है, उसे कोई जवाब देना ना, तो रूस ने एक वक्त में ये कह दिया था कि एटम बम अगर हमने चलाया ना तो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे अगर हमें आप लोगों ने कॉर्नर करने का सोचा, तो हमें ऐसी दुनिया ही नहीं चाहिए जिसके अंदर रूस ना हो। तो ये रूस की ज़ुबान थी, ये उसकी सिफारती ज़ुबान है। अमेरिका को अगर आप देखें, हम उन ममालिक की बात कर लेते हैं जो एटमी पावर हैं, जो बड़ी ताकत है। अमेरिका की बात कर लें तो वो डायरेक्ट धमका के कहता है तुम नमक हराम हो, तुमने जो है हमारी लाज नहीं रखी, या हमने जो तुम्हें फ़राहम किया है तुमने उसका पे बैक हमें नहीं किया। वो सीधी ज़ुबान में बात कर लेता है। लेकिन चाइना जो है, ये तीन ही ताकत है ना बड़ी इस वक्त, चाइना जो है वो हर मामले पे बड़ा मीठा धीमा लहजा अपनाता है और उसकी धीमी ज़ुबान को समझना पड़ता है कि ये धीमी ज़ुबान में कह क्या रहा है, कितना सख्त और गर्म पैगाम दे रहा है। उसका कहना ये था कि हम दोनों फरीकैन को तहम्मुल मिजाजी का मशवरा दे रहे हैं। पहली बात, यानी इस खित्ते का चौधरी कौन है? चाइना। वो चौधरी ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ बाज आओ, पहला ये पैगाम। दूसरा, उसने उस सानहे की मजम्मत की जो भारत के अंदर था। तीसरा मौका, उसने पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ती हुई दहशतगर्दी की मजम्मत की और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहा। चाइनीज टारगेट भारत में तो नहीं होते, पाकिस्तान में होता है। तो अगर चाइना को पाकिस्तान के साथ एतराज़ हो तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ऊपर एतराज़ ना उठाए। वो एतराफ़ कर रहा है उसका मतलब ये कि वो समझता है कि इस जंग में हम पाकिस्तान के साथ हैं, यानी उसने ये पैगाम दिया। फिर उसने ये जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है कि इस मौके के ऊपर हम भारत को खुली दावत देते हैं कि वो शवाहिद लेके आए, हम उसका तकाबुली जायज़ा लेते हैं, वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर ले। तो इस मौक़िफ़ की भी तायीद चाइना ने की है। तो इस मामले के ऊपर चाइना अगर हकीकत पसंदाना देखें तो वो अगर जंग लगती है तो वो किसी तरफ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, किसी तरफ खड़ा नहीं होगा? वो बराह रास्त किसी की जंग में शरीक नहीं होगा।
ये बात हकीकत पसंदाना है, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो पाकिस्तान को तन्हा भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी उसकी सरमायाकारी है। उसका गवादर स्टेक पे आएगा, उसका सीपैक स्टेक पे आएगा, उसका वन बेल्ट एंड वन रोड स्टेक पे आएगा, तो वो उसको स्टेक पे लाना नहीं चाहता। इसलिए वो जंग में साथ तो नहीं देगा, लेकिन ये बात भारत को जरूर पता है कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो वो चाइना के स्टेक को भी नुकसान पहुंचाना है। तो इस ज़मन के अंदर उसकी सिफारती ज़ुबान को समझने की बेहद ज़रूरत है। जी हाँ, और वो समझनी पड़ती है कि वो क्या कहना चाहता है। फिर दूसरी बात एक और क्या है कि भारत चाइना को अपने साथ नहीं मिला सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम जो अपना दिफाई निज़ाम तैयार करते हैं, हमने कोई भी मिसाइल बनाना हो, कोई भी जहाज़ बनाना हो, कोई भी और चीज़, उसका हदफ जो है वो भारत होता है जी। हम दिफाई पोजीशन के ऊपर बनाते हैं। यानी अगर वो उधर से अग्नि की आतिश जलाते हैं तो हम इधर से गाजी उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। अगर वो उधर से आकाश की बात करते हैं तो हम इधर बाबर की बात करते हैं। तो हमारा पूरा निज़ाम उनके मुकाबले में है, हम डिज़ाइन उनको देख के करते हैं। लेकिन भारत जो है वो पूरा निज़ाम पाकिस्तान को देख के डिज़ाइन नहीं करता, वो चाइना और पाकिस्तान को देख के डिज़ाइन करता है। दो जगह देखता है। उसके दो मुखालिफ हैं, उसके दो दुश्मन हैं। हमारा खित्ते में एक है, उसके दो हैं, तो वो दोनों को देख के डिज़ाइन करता है। तो इसका मतलब ये है कि पिछली एक जो झड़प हुई थी लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद अभी जाके इन दोनों की ट्रेड खुली है। तो चाइना जो है उसके स्टेक भारत के अंदर तो हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान के अंदर हैं। तो उस सफ़ में हमें ये देखना है कि हमारे हमसाया ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे। हाँ, ये हकीकत पसंद आना है कि वो जंग के अंदर शरीक नहीं होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जंग को तूल नहीं देने देगा। बिल्कुल सही होगा सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हो गई खित्ते के चौधरी की बात। सर जो बड़े चौधरी साहब हैं अमेरिका, सर वो किस तनाजुर में इस मामलात को देख रहे हैं? असल कहानी तो वहाँ से शुरू है और वहीं पे ख़त्म है। पहली बात तो ये कि वो जो लोग कहते हैं कि जी ट्रंप को नहीं पता, उसने कह दिया जी 1500 साल पुराना इनका मामला है, ये दोनों को अपना ही हल करना पड़ेगा कश्मीर वाला। वो तंजिया उसने कहा था 1500 साल, नहीं तो वो नहीं है कि उसने लाइलमी के अंदर कहा हो कि 1500 साल है। बात अमेरिका से ज़्यादा इस वक्त इसराइल की है। बिल्कुल। जो पहलगाम वाला एरिया है उसके जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, उसके करीब ही 2 फ़ौजी तनसीबात हैं, 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इनकी भारत की। उसमें इसराइल के साथ इश्तराक से चीज़ें चल रही हैं, इंडिया और इसराइल की। और दिफाई महाज के ऊपर इनका इसराइल के साथ अब पैचअप बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका इसराइल के थ्रू पुश कर रहा है इंडिया को। बिल्कुल सही। अमेरिका खुद अपनी ज़बान से अदा नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रंप नहीं अदा कर सकते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी लॉबी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ट्रंप की जीत के अंदर भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो ट्रंप अपने मुंह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, लेकिन वो वाया इसराइल पुश कर रहे हैं इंडिया को कि इनकी जो उनके साथ बायलैटरल ट्रेड है दिफाई महाज के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और कुछ इशारे ये भी बताते हैं कि गज़ा जंग के अंदर बाकायदा तौर पे इंडियन ट्रूप्स जो हैं ये गए हैं इसराइल की हिमायत करने को। और दूसरी अब की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक जो इजरायली ट्रूप्स हैं, जो उनके रिज़र्व फोर्सेस वाले लोग हैं, वो इधर भी आए हैं इंडिया के अंदर। तो इन बैक के ऊपर अमेरिका तो है, लेकिन बराह रास्त नहीं वाया इजराइल। बिल्कुल सही हो गया। बड़ी गहरी बातें, ये समझने की बातें हैं। और हमारी आवाम, हमारी कौम जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जंग से तो तौबा ही करनी चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जो सुलह सफाई में है, मसले मसाइल हल करने में बात है, वो किसी में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।